हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज के नेक्स्ट सेशन के अंदर। दोस्तों आज जो हम टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे पास दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। एक हमारे पास इसके अंदर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसमें जर्नल एंट्रीज आती हैं और लेजर अकाउंट्स आते हैं, जिसको हम इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के हिसाब से जानते हैं। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप मान के चलिए 10 नंबर का आएगा। और इसके अंदर एक टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस पे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 5 नंबर तक का क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के ऊपर। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही आसान सा है। 99% बच्चों को रिकंसिलिएशन में कोई भी दिक्कत निकल कर नहीं आती है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसे हम टेकअप नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर सेशन में। आज के सेशन में हम जो बातें करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की। इसमें हम जर्नल एंट्री सीखेंगे, लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे और एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। राइट, इसमें हम शुरू करेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम से। और अगर आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम समझ में आ गया, इसकी जर्नल एंट्रीज आपके दिमाग में बैठ गई, तो एक छोटा सा रिप्लेसमेंट होता है और वो रिप्लेसमेंट करना सीख जाओगे तो आपको नॉन इंटीग्रेटेड भी आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेटेड में और नॉन इंटीग्रेटेड की जर्नल एंट्री में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको बताया जाएगा जब आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो बिना देरी करे मित्रों स्टार्ट करते हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है सर? जैसे आप अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, जर्नल पास करते हो, फिर लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर उसके बाद उसकी मदद से आप ट्रेडिंग पीएल और आप बनाते हो उसकी मदद से बैलेंस शीट। वैसे ही कॉस्ट के अंदर भी होगा कि हम कॉस्ट के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे और अल्टीमेटली उन ट्रांजैक्शंस को समराइज करके हम रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, हम कॉस्ट शीट बनाएंगे वहां से। राइट, हम अलग अलग स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग को लेकर। तो इन जनरल जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड एंड्स होता है विद द प्रिपरेशन ऑफ द पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। तो हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? यहां पर एक सेट ऑफ बुक्स बनती है और उन्हीं बुक्स के अंदर फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों डेटास को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली वन सेट ऑफ अकाउंट्स टू रिकॉर्ड बोथ द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो हमने कोई दो अलग अलग बुक्स नहीं बिठाई हुई, हमने एक ही अकाउंटेंट बिठा रखा है और वही अकाउंटेंट क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तैयारी करता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और उसी बुक्स के अंदर कॉस्ट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जबकि नॉन इंटीग्रेटेड में नाम ही है, इंटीग्रेट नहीं है, दोनों अलग अलग है। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगा कि सर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करा जाएगा और कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आपके कॉस्टिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नॉन इंटीग्रेटेड में दो सेट्स ऑफ बुक्स बनेंगी, फाइनेंस की अलग और कॉस्ट की अलग। इंटीग्रेटेड में एक ही बुक्स बनेगी, उसी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी आएंगे और उसी में कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आएंगे। इंटीग्रेटेड जो होता है उसमें कोई भी रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है। रिकंसिलिएशन दो चीजों का होता है, जैसे बैंक का पासबुक और आपकी कैश बुक का रिकंसिलिएशन होता था, तो दो चीजों का रिकंसिलिएशन होता है। यहां पे तो एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंस के और कॉस्ट के एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो रिकंसिलिएशन की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड में फाइनेंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बन रहे होते हैं और आपके कॉस्ट के बुक्स अलग बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंस का जो आपका
प्रॉफिट है वो डिफरेंट आता है और कॉस्ट का प्रॉफिट डिफरेंट आता है, तो उन्हें आपस में क्या करना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है, राइट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। अब देखो यहां पर कॉस्ट में जो जनरल एंट्रीज पास होती है उनका एक फ्लो है जो आपको समझना पड़ेगा। जब तक आपको वो फ्लो समझ में नहीं आएगा, पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि सर कहां से निकलकर चीज कहां जा रही है, तब तक आप यहां पर एंट्री पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो जो चीजें आपको दिखाऊंगा आप वो चीजें देखना, ठीक है। चार्ट तो काफी भरा भुरा है, तो हमें हर एक चीज पे नजर नहीं डालनी, लेकिन मैं जो चीजों को पॉइंट आउट कर रहा हूं आप उन चीजों को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप ध्यान दो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की तरफ और वेजेस कंट्रोल अकाउंट की तरफ। तो जो मटेरियल का खर्चा होता है वो रिकॉर्ड करता है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और इसको कई बार हम स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली किसके लिए डीलिंग कर रहा है, ये बेसिकली मटेरियल के लिए डीलिंग कर रहा है। तो जो भी आप मटेरियल खरीदोगे, चाहे डायरेक्ट नेचर का हो चाहे इनडायरेक्ट नेचर का हो, जो भी मटेरियल आपने खरीदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब कहां पर चला जाएगा, वो सब स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा। तो जैसे ही आप मटेरियल खरीदोगे आपका स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट नेचर का मटेरियल आप भेजोगे प्रोडक्शन के लिए, और जो इनडायरेक्ट नेचर का मटेरियल है वो आप भेजोगे फैक्ट्री में प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर, राइट। तो जो डायरेक्ट नेचर का मटेरियल है उसे भेजा जाएगा फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, और जब माल प्रोडक्शन में जाता है, जब कोई चीज बननी तैयार होती है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस होती है। तो मैंने अगर मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला तो वो क्या है, जब मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में गया है वो WIP कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा। प्रोडक्शन कहां पर हो रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है फैक्ट्री में। तो माल जो आपने खरीदा है उसे आप फैक्ट्री भेजते हो प्रोडक्शन के लिए, और फैक्ट्री को हम किससे डिनोट करते हैं, फैक्ट्री को हम डिनोट करते हैं WIP कंट्रोल से। तो डायरेक्ट नेचर का मटेरियल जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटर करेगा मतलब वो WIP कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा। इनडायरेक्ट नेचर का जो मटेरियल है वो प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस से रिलेट करता होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाएगा। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल सेलिंग डिपार्टमेंट को रिलेट करता होगा तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। इसी तरीके से वेजेस दो तरीके के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब भी आप एम्प्लॉय को पे करोगे तो आप वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और जब आप वेजेस को चार्ज करोगे, डायरेक्ट नेचर के वेजेस होंगे मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे वो डायरेक्टली WIP में आ जाएंगे, और जो आपके इनडायरेक्ट नेचर के होंगे वो आपके अगर फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड में चले जाएंगे, अगर वो ऑफिस से रिलेटेड होंगे तो एडमिन ओवरहेड में चले जाएंगे, अगर वो सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे होंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे। तो इनडायरेक्ट नेचर का जो भी वेजेस है वो कहां चला जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में, एडमिन ओवरहेड में और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा, प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा एब्जॉर्ब करना है, चार्ज करना है, रिकवर करना है अपने गुड्स के ऊपर। ये अगर फिनिश गुड है तो इस पे केवल मटेरियल और लेबर नहीं लगेगा, इसके ऊपर ओवरहेड भी लगेगा, और ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं, रिकवर करते हैं, ओवरहेड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर रिकवर करोगे ओवरहेड्स को, आप यहां पे रिकवर करोगे ओवरहेड्स को। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को रिकवर करा जाएगा आपके फिनिश गुड्स के ऊपर, तो WIP पे उसको चार्ज कर दिया जाएगा। तो WIP में तीन जगह से सामान आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है WIP के पास, डायरेक्ट वेजेस आ रहे हैं WIP के पास, और प्रोडक्शन ओवरहेड आ रहे हैं WIP के पास। तो जब सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे गुड्स को बनाने के लिए तो गुड्स बनके तैयार हो जाएंगे। जब गुड्स बनके तैयार हो जाएंगे, भाई मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गया, ओवरहेड भी लग गई, तो आपके गुड्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही गुड्स बनकर तैयार हो जाएंगे गुड्स को फैक्ट्री से भेज दिया जाएगा वेयर हाउस।
जैसे ही गुड्स बनकर तैयार हो जाएंगे उन्हें फैक्ट्री से भेज दिया जाएगा वेयर हाउस, और जब फैक्ट्री से वेयर हाउस जाएगा तो आपका फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो वेयर हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट से। जैसे ही प्रोडक्शन पूरी होगी वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। तो WIP कंट्रोल अकाउंट आपको बताएगा कि ओपनिंग WIP कितना है, कितना डायरेक्ट मटेरियल, कितने डायरेक्ट लेबर, कितने प्रोडक्शन ओवरहेड हमने चार्ज करे, कितना हमारे पास क्लोजिंग WIP पड़ा है, और कितना गुड्स बनकर तैयार हो गया जो हमने वेयर हाउस पे भेज दिया, मतलब फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में भेज दिया। अब सर फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में आपके पास गुड्स आएंगे WIP कंट्रोल से। फिनिश गुड्स कंट्रोल के पास पहले से, मतलब वेयर हाउस में पहले से कुछ फिनिश गुड्स हो सकते हैं, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास हो सकते हैं। जो करंट प्रोडक्शन आपको मिला फैक्ट्री से, फैक्ट्री कॉस्ट जिसको बोलेंगे, यहां से जो अमाउंट निकलेगी वो फैक्ट्री कॉस्ट पे होगी, फैक्ट्री से जो अमाउंट निकलेगी वो फैक्ट्री कॉस्ट पे होगी। तो फैक्ट्री कॉस्ट वाला जो माल आया वो ऐड हो जाएगा। उसके अलावा जो एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे वो हम चार्ज कर देंगे, और जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स होगा वो आ जाएगा, और जो गुड्स बिकने के लिए चला जाएगा शॉप पे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा। जो गुड्स बिकने के लिए चला जाएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा। तो फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स में सामान आ जाएगा। इसके बाद जो एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर के होंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे चार्ज हो जाएंगे। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे चार्ज हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के पास फिनिश गुड्स से सामान आएगा, जनरल एडमिन ओवरहेड आएंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा। ये तीनों चीजें मिलकर ट्रांसफर कर दी जाएंगी आपके कॉस्टिंग PL के अंदर, जहां पर अल्टीमेटली आपकी सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। तो फ्लो को समझना है, मटेरियल डायरेक्ट नेचर का WIP कंट्रोल में जाएगा, इनडायरेक्ट नेचर का प्रोडक्शन ओवरहेड में, या फिर एडमिन ओवरहेड में, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। आपके जो वेजेस हैं डायरेक्ट नेचर के होंगे तो WIP कंट्रोल में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट नेचर के होंगे फैक्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्शन में, ऑफिस से रिलेटेड एडमिन में, और सेलिंग से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। WIP से जब माल तैयार होगा तो वो फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में जो माल आया है उसमें एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड एब्जॉर्ब करे जाएंगे, उसके बाद उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भेजा जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडमिन ओवरहेड जनरल वाले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे, और फिर इसको कॉस्टिंग PL में भेजा जाएगा। ये फ्लो आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपके पास जर्नल एंट्री क्या पास होंगी? जब आप मटेरियल परचेज करोगे, आपने जब मटेरियल परचेज किया तो जर्नल एंट्री पास होगी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर सप्लायर। कैश में खरीदा होगा तो बैंक, उधार में खरीदा होगा तो सप्लायर। इसके बाद जब आप डायरेक्ट मटेरियल को इशू करोगे, डायरेक्ट मटेरियल को जब आप इशू करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल कहां जा रहा था? WIP कंट्रोल में। WIP कंट्रोल में क्यों जा रहा था? क्योंकि मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटर कर रहा है। अब जब कोई चीज प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटर करती है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस वाली स्टेज पे होती है, तो WIP का कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मटेरियल स्टोर्स लेजर से निकलकर WIP के पास जा रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल या तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, या तो एडमिन ओवरहेड में जाएगा, या तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ये रिसीवर हो गए। स्टोर्स डिपार्टमेंट गिवर हो गया। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर कोई शॉर्टेज होगी तो शॉर्टेज नॉर्मल हो सकती है, एबनॉर्मल हो सकती है। नॉर्मल शॉर्टेज को हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में डाल देंगे, और एबनॉर्मल को हम लोग कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट नॉर्मल शॉर्टेज के लिए, कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल शॉर्टेज के लिए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद अगर आप माल रिटर्न करोगे सप्लायर को तो रिवर्स एंट्री पास कर दोगे परचेस वाली, सप्लायर टू स्टोर्स लेजर। और अगर आपके पास स्टोर में माल वापस आया
डायरेक्ट नेचर का माल वापस आया तो WIP कंट्रोल को क्रिएट कर देना। अगर फैक्ट्री से वापस आया तो प्रोडक्शन ओवरहेड को क्रिएट कर देना। अगर एडमिन डिपार्टमेंट से आया तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रिएट कर देना। अगर सेलिंग डिपार्टमेंट से वापस आया तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को क्रिएट कर देना और स्टोर्स लेजर को डेबिट कर देना। तो स्टोर्स में अगर माल वापस आ रहा है डायरेक्ट नेचर का तो एंट्री बनती है स्टोर्स टू WIP कंट्रोल। अगर इनडायरेक्ट नेचर का माल वापस आ रहा है फैक्ट्री से तो एंट्री बनती है स्टोर्स लेजर टू प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर एडमिन डिपार्टमेंट से आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल वापस आ रहा है तो एंट्री बनती है स्टोर्स लेजर टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंड अकॉर्डिंगली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब इन्हीं जनरल एंट्रीज की मदद से हम लेजर तैयार कर लेंगे। स्टोर्स लेजर में जब जब मटेरियल आएगा वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और जब जब मटेरियल जाएगा वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। तो जब जब मटेरियल रिसीव होगा तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा और जब जब मटेरियल इश्यू होगा वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डायरेक्ट नेचर का होगा, इनडायरेक्ट नेचर का होगा, डेबिट साइड पे आएगा। अब वो पैसा देके खरीदा होगा या उधार पे खरीदा होगा, बैंक या फिर सप्लायर आ जाएगा। मटेरियल रिटर्न आएगा, डायरेक्ट नेचर का रिटर्न आएगा तो WIP कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा। अगर इनडायरेक्ट नेचर का रिटर्न आएगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा। डायरेक्ट नेचर का मटेरियल इश्यू होगा तो WIP कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा। अगर इनडायरेक्ट नेचर का होगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से वेजेस की बात करते हैं कि वेजेस अगर आपने पे करे हैं तो पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों की अगर हम बात कर लें तो सर जो वेजेस है चाहे डायरेक्ट नेचर के हो चाहे इनडायरेक्ट नेचर के हो तो वेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पेमेंट कर दी है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट अभी करनी बाकी है तो वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बेसिक अकाउंटिंग एंट्री है ये। अब डायरेक्ट वेजेस को आप चार्ज करोगे जॉब के ऊपर, चार्ज करोगे बैचेस के ऊपर। तो अगर आप इसे चार्ज करोगे डायरेक्ट वेजेस को तो ये WIP कंट्रोल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, WIP कंट्रोल टू वेजेस। इनडायरेक्ट नेचर के होंगे फैक्ट्री से रिलेटेड तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में चले जाएंगे, एडमिन से रिलेटेड तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल में चले जाएंगे, सेलिंग से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल में चले जाएंगे और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आइडल टाइम अगर होगा वेजेस का, वर्कर्स का, नॉर्मल नेचर का होगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डाल देंगे। इनडायरेक्ट नेचर का होगा मतलब एबनॉर्मल नेचर का होगा तो कॉस्टिंग PL में डाल देंगे और क्रेडिट कर देंगे वेजेस का कंट्रोल अकाउंट। एंट्री पास कर लेंगे, इनकी मदद से लेजर बन जाएगा। आपका जो वेजेस पेड है वो बैंक के नाम से आ जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग है वो वेजेस आउटस्टैंडिंग के नाम से आ जाएगा। क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट नेचर वाले WIP कंट्रोल में चले जाएंगे, इनडायरेक्ट नेचर वाले आपके प्रोडक्शन ओवरहेड में या फिर आपके एडमिन ओवरहेड में या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चले जाएंगे और आपका जो एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा वो कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें तो प्रोडक्शन ओवरहेड आप इनकर करोगे और रिकवर करोगे। इनकर करोगे तो एंट्री पास होगी आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपने रेंट का पैसा दिया, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दिया, सुपरवाइजर की सैलरी दी, और टू डेप्रिसिएशन अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। जब रिकवर करोगे तो ओवरहेड को WIP कंट्रोल अकाउंट में भेजोगे। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अगर अंडर या ओवर रिकवरी हो रही है, क्योंकि यहां पे रिकवर करोगे, चार्ज करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, तो अगर अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है या अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी हो रही है तो क्या करोगे? ट्रीटमेंट नंबर 1, आप अपनी जो अंडर या ओवर रिकवरी है उसे ट्रांसफर करोगे अगले साल, कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर तो यहां पर कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। प्रोडक्शन ओवरहेड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एग्जिस्ट करेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस एग्जिस्ट करेगा। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा कि आप इसे ट्रांसफर करोगे कॉस्टिंग PL में, एंट्री पास हो जाएगी कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अंडर रिकवरी के लिए। अंडर रिकवरी एक लॉस होती है, इसीलिए हम कॉस्टिंग PL को डेबिट कर रहे हैं और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। और अगर आपके पास ओवर रिकवरी है तो ओवर रिकवरी एक प्रॉफिट है, रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कॉस्टिंग PL अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में दिख रहा है कि ओपनिंग बैलेंस है प्रोडक्शन ओवरहेड का तो इसका मतलब यह है कि ट्रीटमेंट 1 फॉलो हो रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड का तो समझ जाना कि यहां पे ट्रीटमेंट नंबर 1 फॉलो हो रहा है।
मतलब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं अगले साल। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के पास कहां कहां से एंट्री आएगी सर? जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो आ जाएगा, जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो आ जाएगा, जो रेंट इलेक्ट्रिसिटी सुपरवाइजर की सैलरी पे करेंगे वो आ जाएगा बैंक में, और इसके अलावा डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। इसके बाद जो एब्जॉर्ब करेंगे, जो रिकवर करेंगे, वो WIP कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपने अंडर रिकवरी करी है तो यहां पर कॉस्टिंग PL आ जाएगा, यहां पर कॉस्टिंग PL आ जाएगा, इधर आप कॉस्टिंग PL को लिख देंगे। अंडर रिकवरी अगर आपने करी है तो अंडर रिकवरी आपने करी है, ओवर रिकवरी करी होगी तो ओवर रिकवरी आपकी डेबिट साइड पर निकल कर आ जाएगी। अब WIP से जो यूनिट्स तैयार हो गई, फिनिश गुड्स बन गई, WIP से जो यूनिट्स फिनिश गुड्स बन गई उन्हें हम ट्रांसफर कर देंगे फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में। तो जब फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करा जाएगा वेयर हाउस पे, जब फिनिश गुड्स को ट्रांसफर किया जाएगा वेयर हाउस से, फैक्ट्री से वेयर हाउस जब जा रहे होंगे तो एंट्री बनेगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, ये बेसिकली एंट्री किसके लिए है सर? कंप्लीटेड गुड्स के लिए, उन गुड्स के लिए जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, जो अब अंडर प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो WIP के पास एंट्री कहां कहां से आ रही है सर? इसके पास ओपनिंग WIP हो सकता है, इसके पास क्लोजिंग WIP हो सकता है। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो स्टोर्स लेजर से आया होगा, जो डायरेक्ट वेजेस हैं वो वेजेस कंट्रोल से आए होंगे। इसके अलावा जो प्रोडक्शन ओवरहेड की रिकवरी हुई होगी, जो रिकवरी हुई होगी वो आ जाएगी, और ये सब प्लस हो जाएगा। और जो हमने ट्रांसफर किया है, जो हमने ट्रांसफर किया है कंप्लीटेड गुड्स, जो हमने ट्रांसफर करे हैं टू वेयर हाउस, कंप्लीटेड गुड्स जो हमने ट्रांसफर करे हैं टू वेयर हाउस वो आ जाएंगे बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। इसके बाद एडमिन ओवरहेड आप इनकर करोगे तो एंट्री पास हो जाएगी एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद इनकी भी रिकवरी होगी, इनको भी चार्ज किया जाएगा। एडमिन ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो चले जाएंगे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, और जो आपके जनरल नेचर के हैं वो चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में। तो एंट्री पास हो जाएगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट जो जनरल है, और टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब जब रिकवरी करेंगे तो रिकवरी अंडर या ओवर हो सकती है। अगर अंडर रिकवरी है तो कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओवर रिकवरी है तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PL। सिंपल याद रखना, अंडर रिकवरी इज अ लॉस, लॉस के केस में कॉस्टिंग PL डेबिट हो जाएगा। ओवर रिकवरी इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में कॉस्टिंग PL इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो सेम ट्रीटमेंट करा जाएगा एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड। तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को अगर देखें तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में टू बैंक आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर्स लेजर से आ जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस वेजेस कंट्रोल अकाउंट से आ जाएंगे। इसके बाद जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे वो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में चले जाएंगे, जो आपके जनरल नेचर के होंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में चले जाएंगे, और जो आपके अंडर रिकवरी होगी वो आपकी कॉस्टिंग PL के अंदर आ जाएगी, वो आपकी कॉस्टिंग PL के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए। इसके बाद जब फिनिश गुड्स ट्रांसफर करे जाएंगे वेयर हाउस टू शॉप, बिकने के लिए ट्रांसफर करे जाएंगे, तो एंट्री पास हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट अगर बनाएंगे तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के पास ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के पास आता है पैसा या गुड्स WIP कंट्रोल अकाउंट से, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिन ओवरहेड होते हैं वो आ जाते हैं। और आप जब ट्रांसफर करते हो गुड्स को शॉप पे, ट्रांसफर करते हो वेयर हाउस को टू शॉप, बिकने के लिए गुड्स चले गए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप इनकर करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब आप इनकर करोगे तो एंट्री पास होगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब रिकवरी करोगे तो अगेन वही चीज कि आपका जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो रिकवर होके कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अंडर रिकवरी होगी तो कॉस्टिंग PL टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओवर रिकवरी होगी तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PL। सेम वही ट्रीटमेंट करेंगे जो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर करते हैं। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आपके सामने आ चुका है। जो आपने इनकर करे हैं वो बैंक डेबिट साइड पे आ जाएगा।
इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस आपके डेबिट साइड पर आ जाएंगे। जो आपने रिकवर कर दिए हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएंगे, जो अंडर रिकवरी होगी वो कॉस्टिंग पीएल के अंदर आ जाएगी। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के पास पैसा कहां कहां से आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आ रहा है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट से आ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो जनरल वाले एडमिन ओवरहेड है वो आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है वो आ रहा है। इसके बाद यहां से पैसे को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सेल की फिगर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। तो कॉस्टिंग पीएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, सेल्स आ जाएगा। अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो वो आ जाएगा। कोई आपके पास एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो वो आ जाएगा। अगर अंडर रिकवरी है तो डेबिट साइड पे आ जाएगी, ओवर रिकवरी है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, एंड बैलेंसिंग फिगर आपके लिए प्रॉफिट निकल कर आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर आपके लिए प्रॉफिट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब नॉन इंटीग्रेटेड में और इंटीग्रेटेड में छोटा सा फर्क है कि सर नॉन इंटीग्रेटेड में हम जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट्स हैं, जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट है उन्हें रिप्लेस कर देते हैं विद कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और आपके जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब कि नॉन इंटीग्रेटेड में कभी भी बैंक का नाम नहीं आएगा, कभी भी सप्लायर नहीं आएगा, कभी भी कोई असेट रिकॉर्ड नहीं होगी। मतलब कोई भी रियल, रियल मतलब असेट, कोई भी रियल अकाउंट, कोई भी असेट का अकाउंट ओपन नहीं होगा और कोई भी पर्सनल अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो किसी का नाम सप्लायर नहीं आएगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, राइट। इनकी जगह पर अपन किसका इस्तेमाल कर रहे होंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब जहां जहां पे आपने रियल और पर्सनल अकाउंट का इस्तेमाल किया है वहां वहां पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल आ जाएगा। मतलब जब आपने मटेरियल परचेज किया था तो इंटीग्रेटेड में आपने एंट्री पास करी थी स्टोर्स लेजर टू बैंक या फिर स्टोर्स लेजर टू सप्लायर। तो अब अगर मैं नॉन इंटीग्रेटेड की बात करूं तो एंट्री क्या पास होगी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो डेबिट होगा, बैंक और सप्लायर की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इस एंट्री में, इस एंट्री में, इस एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। जब रिटर्न करोगे सप्लायर को तो सप्लायर क्या है? पर्सनल अकाउंट, सप्लायर नहीं आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? सीएलसी का अकाउंट आ जाएगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। इसके बाद आपने वेजेस पे करे हैं, वेजेस पे की एंट्री में फर्क आ जाएगा। वेज कंट्रोल तो डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट बैंक और वेज आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, क्रेडिट क्या होगा? सीएलसी। इस एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, इस एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, इस एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। जो इंटीग्रेटेड में होती है वही नॉन इंटीग्रेटेड में भी होगी। इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड जब आप इनकर करोगे तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। इनकर करोगे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। रिकवरी की बारी आएगी तो यही एंट्री पास होगी। अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी होगी तो यही एंट्री पास होगी। इसके बाद आपने फिनिश गुड्स को ट्रांसफर किया वेयर हाउस में तो ये वही एंट्री पास होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर करोगे, अगेन एंट्री बदल जाएगी। इनकर करोगे तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक की जगह पर क्या आ जाएगा? सीएलसी। ये वाली एंट्री सेम रहेगी। तो जहां जहां पर बैंक आ रहा है वहां वहां पर सीएलसी आ जाएगा, जहां जहां पर बैंक आ रहा है वहां पर सीएलसी आ जाएगा, और जहां जहां पर भी रियल अकाउंट आ रहा है वहां वहां पर भी सीएलसी आ जाएगा। बाकी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल का अकाउंट, ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज रहने वाले हैं। तो ये सपोर्टिंग अकाउंट्स तो रहेंगे, बस करस्पॉन्डिंगली जो बैंक आता था बैंक की जगह पे क्या आ जाएगा? सीएलसी आ जाएगा, या फिर जीएलए। सीएलसी की जगह पे जीएलए का भी इस्तेमाल होता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मालिक, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उससे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करेंगे, आईसीएआई का पेज नंबर 7.22 खोल लीजिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नेम इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, पेज नंबर इज 7.22, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है। In the absence of chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost account
for a company which operates a batch costing system fully integrated with the financial accounts. In the absence of chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost account for a company which operates a batch costing system. तो ये batch costing system पे काम कर रही है और fully integrated accounting system follow हो रहा है. Integrated accounting system follow हो रहा है. The following relevant information is provided to you. Balances at the beginning of the month. Beginning of the month में हमारे पास स्टोर्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है, WIP का ओपनिंग बैलेंस है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है, प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड पिछले साल प्रीपे कर दिए होंगे, तो प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड चले आ रहे हैं 3,000 रुपए के. ड्यूरिंग द मंथ हमने मटेरियल परचेज किया है 75,000 का. हमने मटेरियल इशू किया है प्रोडक्शन में मतलब प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो 30,000 रुपीज का है. तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? ये डायरेक्टली आपका चला जाएगा WIP कंट्रोल अकाउंट में. ये डायरेक्टली आपका चला जाएगा WIP कंट्रोल अकाउंट में. फैक्ट्री मेंटेनेंस का है, फैक्ट्री मेंटेनेंस का कहां चला जाएगा? फैक्ट्री मेंटेनेंस का अपन ट्रांसफर कर देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड में. फैक्ट्री मेंटेनेंस इज प्रोडक्शन ओवरहेड. मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस, एक बैच से दूसरे बैच के बिटवीन मटेरियल ट्रांसफर हुआ, तो इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करते. जब हमने माल इशू किया था पहली बारी, तो हमने एंट्री पास कर दी थी कि भाई हमने बैच नंबर 201 में मटेरियल भेज दिया है. अब वो माल 201 बैच से 204 बैच में चला गया, तो हम बेसिकली एक एंट्री पास कर देंगे बैच नंबर 204 टू बैच नंबर 201. हम एंट्री पास कर देंगे बैच नंबर 204 टू बैच नंबर 201. हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंट्री स्टोर्स लेजर के अंदर या फिर आपके WIP के अंदर यहां पर कोई एंट्री पास नहीं होगी. टोटल वेजेस पेड, आपने डायरेक्ट वर्कर्स को पेमेंट किया 25,000, इनडायरेक्ट वर्कर्स को पेमेंट किया 5,000, तो 30,000 रुपीज के आपने वेजेस पे करे. ये आपके कहां चले जाएंगे? ये आपके वेज कंट्रोल अकाउंट में चले जाएंगे कि सर आपने 30,000 रुपए के वेजेस पे करे हैं. अब बोल रहा है कि डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस, तो जो डायरेक्ट वेजेस चार्ज करे बैचेस पे, मतलब कि डायरेक्ट नेचर का खर्चा WIP कंट्रोल में जाता है. रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वेजेस, नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स का मतलब क्या हो गया कि सर ये आपका आइडल टाइम हो गया. अब आइडल टाइम क्वेश्चन नहीं बता रहा कि ये नॉर्मल आइडल टाइम है कि एबनॉर्मल आइडल टाइम है, तो हम इसे नॉर्मल आइडल टाइम मान लेंगे. तो नॉर्मल आइडल टाइम कहां चला जाएगा? नॉर्मल आइडल टाइम चला जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में. अब ध्यान से देखो, तो आपके डायरेक्ट वर्कर के 25,000 रुपए थे, डायरेक्ट वर्कर के 25,000 रुपए थे, जिसमें से 20,000 रुपए तो WIP कंट्रोल में चले गए और 5,000 रुपए आइडल वाले थे, वो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड में चले गए. और ये वाले जो इनडायरेक्ट वर्कर के 5,000 हैं, इनडायरेक्ट वर्कर के 5,000 तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाने ही है. तो ये 25,000 के दो हिस्से हो गए, ये 25,000 के दो हिस्से हो गए. 20,000 चले गए आपके पास WIP में, 5,000 आपके पास चले गए प्रोडक्शन ओवरहेड में, और ये वाले 5,000 तो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएंगे ही. इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड का खर्चा है 6,000 रुपए. अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 12,000 रुपए. सेल्स दी हुई है 1,00,000 रुपए. कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड दिया हुआ है 80,000 रुपीज. कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, जो माल हमने बेचा, तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपकी जो फिनिश गुड से माल ट्रांसफर होगा वेयर हाउस की तरफ, सॉरी वेयर हाउस से जो ट्रांसफर होगा, वेयर हाउस से जो ट्रांसफर होगा फिनिश गुड्स कंट्रोल से कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स, ये वो है जो WIP से ट्रांसफर होगा फिनिश गुड्स में. फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ, ये WIP का क्लोजिंग बैलेंस है. प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब किया है हमने 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. प्रोडक्शन ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब करे हैं 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू WIP. प्रिपेयर करना है आपको स्टोर्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट, WIP का कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स का कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्टिंग PL अकाउंट. मैं कहता हूं कि सर मैं सारे अकाउंट बना दूंगा, मुझे जितने अकाउंट आते हैं मैं ये सारे अकाउंट्स यहां पर प्रिपेयर कर दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. ठीक है, मैं यहां पर ये सारे अकाउंट्स राजा बेटा क्या करूंगा, मैं यहां पर ये सारे अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर कर दूंगा. शुरू से शुरू करते हैं. सबसे पहले जो जो ओपनिंग बैलेंसेस हमको गिवन है हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो जो ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल है,
तो स्टोर्स लेजर में हमारे पास 25,000 अवेलेबल है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी 25,000। इसके बाद हमारे पास WIP कंट्रोल अकाउंट में 20,000 पड़ा हुआ है। WIP कंट्रोल अकाउंट में टू बैलेंस BD 20,000। इसके बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में हमारे पास 30,000 रुपए पड़े हुए हैं। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में हमारे पास 30,000 रुपए। टू बैलेंस BD 30,000। इसके बाद हमारे पास प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड पड़ा हुआ है 3,000 रुपए का। प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रीपेड है तो डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग होता तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ जाती। ठीक है, ओके मालिक। मटेरियल परचेज किया है आपने 75,000 का, मटेरियल परचेज किया है 75,000 का, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने 75,000 का मटेरियल परचेज कर लिया। अब आपने प्रोडक्शन में इशू किया 30,000 रुपए WIP कंट्रोल, डायरेक्ट मटेरियल WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल में 30,000 रुपए। WIP कंट्रोल में जाके फटाफट से लिख लो स्टोर्स लेजर 30,000 रुपए। डबल एंट्री पास करते हुए चलना, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, फैक्ट्री मेंटेनेंस प्रोडक्शन ओवरहेड में 4,000 बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, यहां पे हमने भेजे हैं 4,000। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में यहां पर जाके लिख दीजिए स्टोर्स लेजर 4,000। ठीक है, डबल एंट्री पास करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इसकी कोई एंट्री पास नहीं होनी 5,000 की, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद टोटल वेजेस पेड, टोटल वेजेस पेड 30,000 रुपीज के हैं, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने 30,000 रुपए के वेजेस पे करे। ठीक है, अब इसमें से 20,000 रुपए के वेजेस हमने बैचेस में चार्ज करे थे, तो WIP कंट्रोल में चला जाएगा, WIP कंट्रोल में यहां पर आपके पास चला जाएगा WIP कंट्रोल में आपके पास चला जाएगा 20,000 रुपए, और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा 2 बार 5,000 रुपए, एक बारी आइडल टाइम वाला और एक बारी इनडायरेक्ट वर्कर वाला, एक बारी आइडल टाइम वाला और एक बारी इनडायरेक्ट वर्कर वाला। ठीक है, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड मतलब खर्चा किया, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाके टू बैंक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाके टू बैंक 6,000। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड, इनकर्ड मतलब खर्च किया 12,000 रुपए, प्रोडक्शन ओवरहेड खर्च करे 12,000 रुपए टू बैंक, प्रोडक्शन ओवरहेड आपने खर्च करे टू बैंक। सेल्स आपने करी 1,00,000, सेल्स कहां पर जाएगी, कॉस्टिंग पीएल में, सेल्स कहां पर जाएगी, कॉस्टिंग पीएल में, तो बाय कॉस्टिंग पीएल 1,00,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड 80,000, 80,000 का माल बेचा, तो 80,000 का माल बेचा तो ये कहां जाएगा, 80,000 का माल बेचा तो ये कहां जाएगा, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 80,000, 80,000, और यहां पर आ जाएगा टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 80,000, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ, तो 65,000 का माल हमारे पास WIP से आया है, बाय 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 फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट।
65,000 टू WIP कंट्रोल 65,000। इसके बाद फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP इज 40,000। फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP इज 40,000, तो WIP के अकाउंट में जाएं, बाय बैलेंस CD। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है वो लिखते जाइए। जो जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब करे हैं 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो एब्जॉर्ब करें मतलब रिकवर करें हैं, और प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट कहां जाता है? WIP कंट्रोल में। 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने थे? डायरेक्ट वेजेस थे 20,000 रुपीज, तो 150% ऑफ 20,000 यानी कि 30,000, यानी कि 30,000 रुपए। तो ये WIP कंट्रोल अकाउंट में जाने चाहिए टू प्रोडक्शन ओवरहेड 30,000 रुपीज। ठीक है, अब हमने सारा काम कर लिया है, अब बस हमें बैलेंसिंग करनी बाकी है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपके पास 1,00,000 आ रहा है, और यहां पर आपके पास 34 आ रहा है। इसका मतलब यहां पे आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा 34,000, सॉरी 66,000। 66,000, 1,00,000 रुपए माइनस 34,000, 66,000 रुपए यहां पर निकल। अब अगर आप वेजेस कंट्रोल में देखोगे तो इसकी डेबिट साइड भी 30,000 की है और इसकी क्रेडिट साइड भी 30,000 की है, मतलब यहां पर कोई भी बैलेंसिंग निकल कर नहीं आ। अगर आप प्रोडक्शन ओवरहेड में जाते हो तो आपको दिखाई देगा यहां पर कि प्रोडक्शन ओवरहेड में मैंने वेजेस की एंट्री नहीं लिखी है, यहां पे मैंने वेज कंट्रोल की एंट्री नहीं लिखी। वेज कंट्रोल से मेरे पास 10,000 आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपके पास 3 और 4 17, 17 और 12 19, 29, 3 और 4 7, 7 और 12 19, 19 और 10 29 आ रहा है, और इसकी क्रेडिट साइड पे 30 आ रहा है। अब यहां पर कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, यहां पर हम ये बोलेंगे कि हमने 1,000 रुपए की ओवर रिकवरी करी है। भाई खर्चा 29,000 का था, खर्चा 29,000 का था, लेकिन हमने 30,000 रुपीज रिकवर किया। खर्चा 29,000 का था, हमने 30,000 रुपीज रिकवर किया, मतलब हमने यहाँ पे 1,000 रुपए की ओवर रिकवरी करी, और ओवर रिकवरी कॉस्टिंग PL में चली जाती है। ये 1,000 रुपए कॉस्टिंग PL में चले जाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड के। तो मैं कॉस्टिंग PL में जाके लिख देता हूं बाय प्रोडक्शन ओवरहेड 1,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड का काम हो गया। अब WIP कंट्रोल में आओ। WIP कंट्रोल की डेबिट साइड देखो, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 30 50 प्लस 30। WIP कंट्रोल में भी हमने एक गलती करी है, WIP कंट्रोल में भी हमने वेजेस नहीं लिखे हैं। WIP कंट्रोल में भी हमने वेजेस नहीं लिखे हैं, जल्दी से वेजेस लिख देते हैं। तो वेज कंट्रोल, वेज कंट्रोल है आपके पास 20,000 का। ठीक है, तो सर आपके पास यहां पर 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 50 1,00,000 आ रहा है, और यहां पे 1,05,000 आ रहा है। मतलब क्रेडिट साइड 1,05,000 की आ रही है और डेबिट साइड 1,00,000 की आ रही है। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे ही आएगी। अब डेबिट साइड पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड भी अवेलेबल है। तो यहां पर अब बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगी? तो सर ये कॉस्टिंग PL आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 5,000 रुपए की कॉस्टिंग PL आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका स्टॉक गेन हुआ है, आपका आपका एबनॉर्मल गेन हुआ है। स्टॉक गेन मतलब कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया है। तो कॉस्टिंग PL में बाय WIP कंट्रोल, WIP कंट्रोल से 5,000 रुपया। इसके बाद अगर आप फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट को देखो तो आपके पास इधर 95 आ रहा है, इधर आपके पास 95 आ रहा है, तो ये भी 95 होगा। यहाँ पे 15,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस CD 15,000 रुपीज का यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ जाएगा। अब अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे तो यहाँ पे एक ही एंट्री पड़ी है टू बैंक। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में चला जाएगा,
6,000, ये अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा, ये अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा। 6,000 रुपए यहां पर आ जाएंगे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6,000, और ये वाला सामान हम कहां पर भेज देंगे, कॉस्टिंग पीएल में। कॉस्टिंग पीएल में 86,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स चली जाएगी, ये 86,000 रुपीज यहां पर आ जाएंगे टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आ रहा है 1,06,000 और यहां पर आ रहा है 86, दिस इज 1,06,000 एंड दिस इज 86, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्रॉफिट की निकल कर, बात समझ रहे हो? तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस लगेगी, और जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी तो सारा काम हो जाएगा। बस यहीं पे अगर मान लो हम इसको इंटीग्रेटेड की जगह नॉन इंटीग्रेटेड रखते हैं, तो जहां जहां पर आप बैंक का इस्तेमाल कर रहे हो, जहां जहां आप बैंक का इस्तेमाल कर रहे हो, वहां वहां पर आपके पास क्या आ जाता, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वहां पर आपके पास क्या आ जाता, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती, आपकी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती। फिर यहां पर एक अकाउंट खुल जाता CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को और आपके जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनको हम नॉन इंटीग्रेटेड में ओपन नहीं करते, उनकी जगह पर क्या निकल कर आ जाता है, उनकी जगह पर निकल कर आ जाता है आपके पास कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना अपना ख्याल रखिए। बाय टू एवरीवन, टेक केयर।